राधे राधे सभी को। आशा है आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे और घर पे इस समय पढ़ रहे होंगे। आज का जो हमारा ये सेशन रहने वाला है इस जीके पीवाईक्यू सीरीज़ का, वो रहने वाला है 19 सितंबर की लास्ट शिफ्ट यानी कि शिफ्ट नंबर 3 के 25 क्वेश्चंस आज हम लगाने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे। आपको पता है आगे बढ़ने से पहले जो हमारा जो थीम श्लोक है उसको एक बार मन में दोहरा लेंगे। और दोहराने के बाद आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैव लॉन्च अ स्कीम अंकुर। अंकुर नाम की जो स्कीम है किस गवर्नमेंट ने लॉन्च की है इन मई 2021 टू प्रमोट प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन पब्लिक वेयर एंड पीपल विल बी रिवॉर्डेड फॉर प्लांटिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ द सैपलिंग। तो अंकुर एक स्कीम है, आपको बताना है किस जगह की है, जो 2021 में लॉन्च की गई थी, जिसमें मतलब कि पेड़ों को पब्लिक जगह पे लगाने की बात की कही गई है और जो इंसान उस पेड़ का ख्याल रखेगा, उसको मतलब पानी वानी सब सुविधा वगैरह देगा, उसको अवार्ड भी मिलेगा, उसको पैसे भी मिलेंगे। तो ये किस राज्य की ये स्कीम है? तो ये है आपके मध्य प्रदेश की स्कीम। ठीक है, याद रखना है अंकुर। अंकुर जो स्कीम है वो कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। ठीक है, और अंकुर के बारे में ये है वो स्कीम आपको जिसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई वगैरह कर सकते हैं, ये 2024 में भी इसका योगदान है। और गूगल प्ले स्टोर पे एक वायु दूत ऐप करके है जिससे आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्राणवायु अवार्ड से चयनित विजेता होंगे सम्मानित। ठीक है, ये आपकी अंकुर स्कीम है। एक बार ये फोटो देख लीजिए ताकि आपके दिमाग में याद रहे। और ये एमपी के सीएम है, इनका नाम आप मुझे बता देंगे। ठीक है, क्या नाम है इनका? आगे चलते हैं। इन द राइट हैंड थंब रूल द थंब इज डायरेक्टेड टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ। तो जो राइट हैंड थंब रूल है उसमें थंब का जो डायरेक्शन होता है वो किस तरफ होता है? तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार राइट हैंड थंब रूल क्या है। ये आपका राइट हैंड थंब रूल है कि आप जैसे मतलब कि अगर अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे और अंगूठा ऊपर रखेंगे तो जो अंगूठा है वो आपके करंट की डायरेक्शन दिखाएगा, और जिस तरफ से उंगलियां फोल्डेड हैं, जैसे इस तरफ से फोल्डेड हैं, तो ये डायरेक्शन आपका मैग्नेटिक फील्ड का हो जाएगा। तो ये बताता है राइट हैंड थंब रूल, जिसको हम ग्रिप रूल भी बोलते हैं। फ्लेमिंग के रूल अलग है। फ्लेमिंग के रूल की भी मैं आपको बात बताऊंगा क्या है। फ्लेमिंग के भी लेफ्ट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल है, वो क्या है पहले, उससे पहले एक क्वेश्चन पे आते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल, थंब क्या दिखाता है? थंब आपका दिखाता है करंट। मैग्नेटिक फील्ड क्या दिखाता है? वो आपके फिंगर्स, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स जो है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है, ये दिख रहा है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड की बात करें तो ये आपका, ये देखो, ये फ्लेमिंग का कौन सा है? लेफ्ट हैंड रूल है। ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। अगर आपके तीनों उंगली का डायरेक्शन जो है आप 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ऐसा लग रहा होगा कि ये परपेंडिकुलर नहीं है, पर ये 2D फिगर आपको दिख रहे हैं। जब आप 3D में अपने हाथ को करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो जो थंब का डायरेक्शन है वो मोशन दिखाएगा। ठीक है, जो पहली फॉरमोस्ट फिंगर है या जो फर्स्ट फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगी। और जो जो मिडिल फिंगर है, ये जो तो इंडेक्स फिंगर, ये फर्स्ट फिंगर क्या होती है? इंडेक्स फिंगर होती है। ठीक है, तो इंडेक्स फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगी, और जो मिडिल फिंगर है, बीच वाली जो फिंगर है, वो डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, सेम चीज़ अगर हम राइट हैंड की बात करें तो राइट हैंड रूल ये है, इसमें आपका जो थंब है, अंगूठा है, वो मोशन ऑफ दिखाएगा। इंडेक्स फिंगर जो है, ये इंडेक्स फिंगर जो है वो आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगी, और जो मिडिल फिंगर है वो आपकी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट दिखाएगी। ये है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो सेम चीज़, ये मोशन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस करंट, सेम चीज़। अगर वो क्या बोलते हैं, हम इसमें भी अगर बना लें तो वही चीज़ है। ठीक है, याद रखने के लिए ये मोशन, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट का डायरेक्शन। ठीक,
ये लेफ्ट हैंड रूल है, ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, इसको आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे आपको स्पोर्ट्समैन दे रखे हैं और उनको जो अवार्ड मिल रखे हैं वो दे रखे हैं। आपको बताने हैं किसको कौन से अवार्ड मिले हैं। देवेंद्र झाझरिया, सुमित अंतिल, नीरज चोपड़ा, शिखर धवन। अच्छा, वैसे ये इन 4 नाम को अगर ध्यान से देखा जाए तो 3 नाम जो हैं वो सेम फील्ड से बिलोंग करते हैं, एक नाम डिफरेंट है। आपको अंदाज़ा लग गया होगा, शिखर धवन जो है वो हमारे क्रिकेट से एसोसिएटेड है ना। और बाकी जो तीनों नाम हैं ये तीनों जेवलिन से एसोसिएटेड है। अब आपने बोला होगा कि मैंने नीरज चोपड़ा का नाम तो सुना है, देवेंद्र झाझरिया और सुमित अंतिल का नाम नहीं सुना। तो ये जो देवेंद्र झाझरिया और सुमित अंतिल हैं ये पैरालंपिक जेवलिन से एसोसिएटेड हैं। तो आप मैच कर लीजिए। आपको पता है शिखर धवन को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अगर डी का थर्ड हो जाएगा तो डी का थर्ड कौन सा, एक ही ऑप्शन है ये वाला, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जो सुमित अंतिल और नीरज चोपड़ा हैं ये दोनों को एक ही ओलंपिक्स में गोल्ड मिला है, मतलब मेडल मिला है टोक्यो ओलंपिक्स में जो 2020 में हुआ था। फ़र्क इतना है कि सुमित अंतिल को पैरालंपिक्स जेवलिन में गोल्ड मिला है टोक्यो के, और नीरज चोपड़ा को नॉर्मल जो ओलंपिक है उसमें जेवलिन में गोल्ड मिला है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है। तो इसके मुताबिक क्या हो जाएगा, देवेंद्र झाझरिया उनको पद्म विभूषण मिला है 2022 में। ठीक है। और सुमित अंतिल को पद्मश्री मिला है 2022 में। और नीरज चोपड़ा को क्या मिला है, नीरज चोपड़ा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला 2021 में। ये आपके आंसर हो जाएंगे। अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं तो आप ये समझ सकते हैं कौन कौन है। मैच करवा देता हूँ। देखो ये जो है हमारे, ये हैं देवेंद्र झाझरिया, देवेंद्र झाझरिया। ये हमारे सुमित अंतिल है। फोटो देख लीजिए ताकि आपको याद रहे, है ना। नीरज चोपड़ा को तो अभी ये मतलब न्यूज़ में आते ही रहते हैं। ठीक है। इन्होंने जेवलिन को कूल, मतलब एक तरह से कूल स्पोर्ट्स की तरह समझ रहे हो प्रमोशन किया है। क्योंकि आपको पता है कि जो जेवलिन है बहुत कम लोग जो हैं इंटरेस्टेड रहते हैं, लेकिन जिस तरह से नीरज चोपड़ा ने दिखाया है, बहुत से जो युवा हैं वो जेवलिन को ऐसा स्पोर्ट्स मतलब कि फील्ड में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आप फोटो और नाम आप याद रखेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स of the Indian Constitution cannot be suspended during an emergency declared on the grounds of war or external aggression। तो कौन से आर्टिकल है ये मैं आपको डिस्कस ऑलरेडी कर रखे हैं। सिर्फ 2 ही आर्टिकल हैं जो कभी भी किसी भी कंडीशन पे सस्पेंड नहीं हो सकते हैं, वो हैं आर्टिकल 21 और 20। ठीक है। अगर हम सस्पेंशन की बात करें, नॉर्मल फंडामेंटल राइट्स की सस्पेंशन की बात करें, तो 2 आर्टिकल इससे संबंधित हैं। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आपको पता है कौन कौन से आर्टिकल हैं। एक है 358, आर्टिकल नंबर 358, और एक है आर्टिकल नंबर 359। आर्टिकल नंबर 358 बोलता है अगर इमरजेंसी लगी तो आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है। अब आर्टिकल 19 में क्या है आपको पता है। आर्टिकल 19 को हम कैसे याद करते हैं, सामरो से, है ना। सामरो से याद करते हैं। मतलब उसमें जो सब क्लॉसेस हैं ABCDEFG, F तो डिलीट हो गया है, A को हमें स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, B में असेंबल करना है पीसफुली, C में एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, D में मूव फ्रीली, और E में रिसाइड कर सकते हैं, और G में ऑक्यूपेशन दे रखा है। तो ये है आर्टिकल 19 जिसे हम सामरो से यूज़ करते हैं, याद करते हैं। आर्टिकल 359 बोलता है कि अदर देन आर्टिकल 19 जो है वो भी सस्पेंड हो सकते हैं अगर 359 मतलब कि यूज़ किया गया हो तो। ठीक है, ये चीज़ है। और एक बार ये जो आर्टिकल 20 और 21 है इसकी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने चर्चा नहीं की है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अगर आर्टिकल हम 20 की बात करें और यहाँ पे हम आर्टिकल 21 की बात कर लेते हैं। ठीक है। आर्टिकल 20 में क्या है, ये आर्टिकल क्रिमिनल के लिए है। ठीक है, क्रिमिनल के लिए है, ये चीज़ रखनी है। ठीक है। इसमें 3 सब क्लॉसेस हैं, A, B और C है। A बोलता है एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ, एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ।
कहने का मतलब ये है कि सपोज़ आपको जैसा आपने कोई क्राइम किया, ठीक है, और उस मतलब 2021 में आपने क्राइम किया, ठीक है, 2021 में आपने क्राइम किया, आपका कोर्ट में मामला गया, ठीक है, और तब उसकी सज़ा जो थी 2021 में, उसकी सज़ा जो थी वो थी 5 साल वो क्राइम करने की। जैसे आपने सपोज मान लो कि कोई चोरी डकैती की है तो उसकी सज़ा थी 5 साल, लेकिन आपका कोर्ट में केस गया और 2023 में आपको जेल हुई, और उस टाइम पे नियम में चेंज हो गया और बोला गया कि अब जो है चोरी डकैती पे 10 साल सज़ा मिलेगी। तो आपको आपके केस में आपको ये साल की सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि जब ये हुआ था तब की सज़ा दी जाएगी, क्योंकि तो कानून के बदलाव में जो पहले आपको सज़ा निर्धारित है वही आपको मिलेगी, ये एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ बोलता है, ठीक है। वहीं हम बात कर लें, मैं इरेज कर देता हूँ, आर्टिकल 20 सब क्लॉज बी की, तो ये बोलता है डबल ज्योपार्डी के बारे में। डबल ज्योपार्डी क्या है? डबल ज्योपार्डी ये है कि आपको एक मतलब कि क्राइम के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी। अगर जैसे आपने सीआईडी वगैरह देखा होगा तो बहुत केसेस ऐसे दिखाते थे कि मतलब कि एक बंदा था, ठीक है, और क्या बोलते हैं वो बेचारा निर्दोष वगैरह था, ठीक है, उसको जेल हो गई, उसने 20 साल काट के आया, और जब वो काट के आया तब वो जिस मर्डर के लिए जेल वगैरह हुई थी वो तो आदमी जिंदा ही था, तो मतलब कोई उसको फालतू में सजा हुई है ना, फिर जो भी है वो उसको मार देता है। पर कानून के हिसाब से क्या है, एक क्राइम की 2 बार सज़ा नहीं हो सकती, तो इस बार जो है वो फ्री हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने एक क्राइम किया है तो उसके लिए आपको 2 बार सज़ा नहीं हो सकती, ऐसा डबल जियोपार्डी बोलता है। सी की बात करें तो सी में आता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि आपकी सज़ा के लिए कोर्ट में खुद आप गवाह नहीं बन सकते, ऐसा बोलता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 की बात करें तो इसमें आता है राइट टू लाइफ, ठीक है, राइट टू लाइफ, बट एक कंडीशन है, एक्सेप्ट अगर वो बंदा मिलिट्री में है तो, क्योंकि मिलिट्री के जो नियम है वो अलग हो जाते हैं, आपसे एक वो पेपर वगैरह साइन किया जाता है स्टार्टिंग से। अब राइट टू लाइफ बहुत बड़ा है, राइट टू लाइफ बहुत बड़ा है, ठीक है। मतलब आप ये समझ लो कि अगर कोई कोई क्वेश्चन आया जिसमें कोई आप समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाएगा, तो वो राइट टू लाइफ में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसमें क्या क्या आ जाता है, जैसे कि आप मतलब कि इंडिया के बाहर ट्रैवल कर सकते हैं, ये भी आ सकता है, इंडिया में रिसाइड कर सकते हैं, कहीं भी रिसाइड कर सकते हैं, तो और राइट टू प्राइवेसी भी इसी में आती है। इसका एक सब क्लॉज है ए, ठीक है, जो कि ऐड हुआ था 86th अमेंडमेंट 2002 में। ये क्या बोलता है? ये सब क्लॉज बोलता है कि कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन मिलनी चाहिए बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14, 6 से 14 साल के बच्चों को लिए कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगा, ऐसा 21 का क्लॉज ए बोलता है। ये चीज़ आप रखेंगे याद, ठीक है। तो ये 2 आर्टिकल हैं जो कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे किसी भी इमरजेंसी के दौरान, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इनहैबिटेटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड? लार्जेस्ट की बात की गई है, इनहैबिटेटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड, ये इंडिया में है। कौन सा है? तो ये है आपका मजूली आइलैंड, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पे है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पे है। और मजूली आइलैंड की एक खास बात यह है कि ये इंडिया का पहला आइलैंड डिस्ट्रिक्ट बना था। साल याद रखना है, कौन से साल में? 2016 में, ठीक है। पहला आइलैंड डिस्ट्रिक्ट बन चुका है इंडिया का 2016 में। वहीं इस अगर पीकॉक की बात करें तो ये जो पीकॉक आइलैंड है ये भी गुवाहाटी में है, आसाम में है। इसका ये है, ये जो है ये स्मॉलेस्ट है, लार्जेस्ट बोला ये स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट इनहैबिटेटेड रिवर आइलैंड इन इंडिया, ठीक है। और ये भवानी की बात करें तो भवानी तो आपको पता है कृष्णा नदी पे है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बार मजूली आइलैंड का, मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका मजूली आइलैंड है, ठीक है, ये आसाम का दिखा रखा है, यहाँ पे मजूली आइलैंड है, ठीक है। सुबनसारी, एक तरफ सुबनसारी है, ये जोरहाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है ये आइलैंड,
ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, ये मतलब नदियाँ नहीं पूछता है कि कहाँ पे है क्या है, पर आपको बस ध्यान रखना है मजुली आइलैंड का, याद रहेगा। चलते हैं आगे। इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ बक्सर फॉट। तो ये क्वेश्चन भी हम बहुत बार कर चुके हैं कि बैटल ऑफ बक्सर जो है वो कब हुआ था। ठीक है, आपको शायद स्टोरी याद ना हो, पर मैं हूँ ना भाई, मैं आपको स्टोरी याद कराऊंगा। तो चलते हैं हम मुगलों के टाइम पे। ठीक है, जब उनका लास्ट पावरफुल जो रूलर था औरंगज़ेब गद्दी पे था, आपको पता है औरंगज़ेब ने 17 साल जो है साउथ में बिताया। मतलब ये भारत का नक्शा देखें तो उसकी सल्तनत तो दिल्ली में थी, लेकिन वो साउथ में बैठा रहा 17 साल। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया इसको पंगे लेने थे, किससे? शिवाजी महाराज से। और शिवाजी महाराज तो आपको पास सब जानते हैं, उनकी पूरी कहानी जानते हैं, उनके बेटे संभाजी की कहानी जानते हैं कि इसकी वजह से जो है औरंगज़ेब कभी भी नीचे मूव नहीं कर पाया, वो यहीं फंसा रह गया। और आपको पता है कि मतलब कि हार इसको बर्दाश्त नहीं थी, इसने कोशिश करता रहा, ये पैतरा वो पैतरा। इस राजा से बोला कि तुम जाओ शिवाजी से ये समझौता करो, ये वो फलाना लिखाना, फिर उसको जेल में बंद कर दिया, बहुत सीन हुए, लेकिन औरंगज़ेब कभी भी मूव नहीं कर पाया। और ये वापस भी नहीं जा पाया। वापस इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि इसको लग गई थी कि भाई मुझे तो अब साउथ पे कब्जा करना ही करना है। तो हुआ क्या, तो ये जो दिल्ली है, दिल्ली में जो संभाल रहे थे वो सूबेदार थे। जब ये दिल्ली वापस आए नहीं तो ये जो है ये एरिया लूज़ हो गया। तो 3 सूबेदार जो है वो पावरफुल निकल गए और उन्होंने अपना अपना बांट लिया। वो 3 सूबेदार कौन कौन थे? वो थे आपके बंगाल के, ठीक है, अवध के और हैदराबाद के। ठीक है, हाँ हम तीनों की बात नहीं करेंगे आज, हम बात करेंगे बंगाल की। तो बंगाल का सबसे पहला नवाब जो था वो आपको याद रखना है। फर्स्ट नवाब का नाम था मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान। ठीक, अब हुआ क्या, बंगाल की ही एक कहानी है, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, हुआ क्या, 1717 में फारूक सियार जो मुगल का उस समय एम्परर था, ठीक है, मतलब कि औरंगज़ेब के काफ़ी बाद की मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है, औरंगज़ेब के काफ़ी बाद रूलर आए, उसमें से एक बार 1717 में एक रूलर था फारूक सियार, जो कि मुगल एम्परर का उसने संभाल रखा था। फारूक सियार, इसको बीमारी हो गई। ठीक है, और वो बीमारी जो है इसने बहुत जगह इलाज कराया, इसको दिखाया उसको दिखाया, हकीम ये हकीम वो हकीम, किसी से नहीं ठीक हुआ, पर ब्रिटिशर्स ने ठीक कर दिया इसको। तो इसने खुश होकर 1717 में एक गोल्डन फरमान जारी किया। क्या जारी किया? गोल्डन फरमान। इस फरमान के मुताबिक जो ब्रिटिशर्स हैं वो थ्रू आउट द इंडिया टैक्स फ्री ट्रेड कर सकते हैं, टैक्स फ्री ट्रेड कर सकते हैं। बदले में उनको 3000 सिक्के देने पड़ेंगे पर ईयर। ठीक है, और उसी टाइम पे अली वर्दी खान का पोता, मतलब अली वर्दी खान क्या है, अली वर्दी खान बेसिकली जैसे ये मुर्शिद कुली खान जो है पहला नवाब था बंगाल का, वैसे ही बंगाल का एक नवाब था बाद में अली वर्दी खान का पोता क्या मतलब कि बेटी का लड़का था सिराजुद्दौला। तो अली वर्दी खान के बाद ये मतलब संभाल रहा था बंगाल को। उसी टाइम की बात है जब ये गोल्डन फरमान लागू किया। तो इसने बोला कि भैया हम तो गोल्डन फरमान नहीं मानेंगे, अगर तुमको मेरे एरिया में आना है, ब्रिटिशर्स को ट्रेड करना है, तो तुमको जो है मुझे भी टैक्स देना पड़ेगा। ब्रिटिशर्स ने मना किया। तो ब्रिटिशर्स का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था फोर्ट विलियम्स, मतलब कि फोर्ट विलियम्स में ये सेना वगैरह जमा कर रखे थे। फारूक सियार गया अपने सिराजुद्दौला गया अपनी सेना को लेकर और यहाँ पर तोड़फोड़ मचा दी। ठीक है, उस तोड़फोड़ का नाम है ब्लैक होल ट्रेजेडी, हम उसको बोलते हैं। काफ़ी लोग की डेथ हुई, ब्रिटिशर्स के काफ़ी लोग मारे गए। तो अब ब्रिटिशर्स भी कहाँ से आने वाले थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे अच्छा खासा जो है मतलब कि रूल जो है अपना स्थापित कर लिया था। तो उसके बाद जो है एक लड़ाई होती है 1757 में, जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी ये होती है सिराजुद्दौला
दौला और ब्रिटिश का जो कमांडर था रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। ठीक है, अब क्या होता है, सिराजुद्दौला का एक मिलिट्री कमांडर था मीर जाफर। ठीक है, आपको ब्रिटिशर्स की तो चाल पता ही है, उनको क्या करते थे कि जो उनका प्रमुख था उसको अपने ग्रुप में ऐड कर लेते थे कि भैया देखो हम तुमको 2 समोसे खिलाएंगे, ठीक है, वो तुमको कुछ नहीं दे रहा, चलो 2 नहीं तुम 3 समोसे खा लेना, तो हमारे साइड आ जाओ। तो ऐसे ही मीर जाफर को बोला कि भाई देखो बंगाल का नवाब हम तुम्हें बना देंगे, तुम मेरी साइड आ जाओ। जब ये इसकी साइड चला गया तो सिराजुद्दौला को लगा कि अब तो जीतना मुश्किल है और ये भाग गया। तो इस बंगाल पर कब्जा कर लिया, ब्रिटिशर्स का कब्जा कर लिया और मीर जाफर को बना दिया नवाब वहाँ का। ठीक है, अब मीर जाफर नवाब तो था, लेकिन एक 1759 में 2 साल बाद एक बैटल होती है, बैटल ऑफ चिंसुआ। ठीक है, ये बैटल एक्चुअल में चिंसुरा बोलते हैं उसको। ये बैटल थी डच वर्सेस ब्रिटिश के बीच में। इसमें और हुआ क्या, ये जो मीर जाफर था जिसको इन्होंने नवाब बना दिया था, ये जो है ये डच का सपोर्ट कर रहा था, उनकी हेल्प कर रहा था। तो ब्रिटिशर्स ने लगाया यार कि भैया देखो हमारी थाली में खा रहा है और हमारी थाली में छेद कर रहा है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तो मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम, तो मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बना दिया नवाब। ठीक है, पर मीर कासिम भी कहाँ, वो भी मतलब वैसा था कि भैया देखो हमें चाहिए इंडिपेंडेंस, मैं तुम्हारे अंदर काम नहीं करूँगा, ठीक है, मुझे खुद का चाहिए। तो फिर फाइनली जो है ब्रिटिशर्स की एक और बैटल होती है 1764 में, जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। ये होती है बक्सर। मीर कासिम इसमें एक अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला, ये अवध के नवाब थे। इन्होंने भी मीर कासिम का अवध सपोर्ट किया और मुग़ल सल्तनत के जो रूलर थे शाह आलम द्वितीय, ये भी तीनों मिलके ब्रिटिश के खिलाफ लड़े। और ब्रिटिश की तरफ से कौन लड़ा था, वो लड़ा था मुनरो। फिर भी ब्रिटिशर्स ने इन तीनों को हरा दिया और बोला बेटा अब तो तुम खिसक लो, ठीक है, नहीं तो इतना मारेंगे कि तुम्हारा भूत बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है और माना जाता है कि उस टाइम से जो है ब्रिटिश ने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड जमा लिया भारत पे। ठीक है, और 1764 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थी कहानी, और बहुत सारी कहानियाँ हैं छोटी छोटी, लेकिन मेन कहानी तो ये है। छोटी छोटी कहानी जब भी मैं हिस्ट्री वगैरह इन फ्यूचर हिस्ट्री का जो शॉर्ट वगैरह मैं करूँगा अगर, तो मैं उसमें सारी कहानियाँ मैं आपको सुनाऊँगा जो कि मतलब कि बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि ऐसा ऐसा हुआ था। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की है, पहले के बारे में तो सबको पता है, पहले के बारे में क्या क्या पता है वो भी हम देख लेते हैं। पहले के बारे में कोई क्या क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में क्या पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पता है कि कब आया था? ये आया था 1960 में, 1960 से 2 फेजेस में आया था। पहले फेज़ में आया था आंध्रा में और पंजाब में, क्योंकि यहाँ पे जो है भूखा पड़ गया था और प्लस यहाँ के जो किसान थे थोड़े से अमीर थे बाकी किसानों से। सेकंड फेज़ में आया था ये बाकी स्टेट्स में, तमिलनाडु, यूपी, एमपी में। ठीक है, ये चीज़। सेकंड चीज़ जो क्वेश्चन बनते हैं वो पूछता है कि भैया ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये टर्म किसने दी थी? तो ये टर्म दी है आपकी विलियम गॉड ने। और क्या इंडिया में सबसे पहली बार ग्रीन रेवोल्यूशन आया? तो आंसर इज़ नो। सबसे पहले आया था ये लैटिन अमेरिका, मैक्सिको में। और लेके कौन आया था वहाँ पे? लेके आया था नॉर्मन बोरलो, जिसको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं इन दी वर्ल्ड, नॉर्मन बोरलो। ठीक है, और इसी की वजह से इसको 1970 में नोबेल प्राइज़ भी मिला है। ठीक है, इंडिया का फादर किसको बोलते हैं? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बोलते हैं, वो बोलते हैं एम.एस. स्वामीनाथन को, क्योंकि ये लेके आए थे इंडिया में। याद रखना ये चीज़। ठीक है, अब ग्रीन रेवोल्यूशन ने मेनली 2 क्रॉप्स को टारगेट किया। वो क्रॉप्स का नाम था, एक का नाम था वीट, एक का नाम था राइस। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास भूखा था, हमारे पास इतनी राइस नहीं थी, तो हम बाहर से लेते थे, और बाहर से जब हम लेते थे जहाँ से ये ब्रिटेन वाले क्षेत्रों से, तो वहाँ पे जो
वीट की वैरायटी थी पीएल से पीएल 480 वैरायटी थी वीट की, जो वहाँ पे जानवरों कैटल सुअर वगैरह को खिलाई जाती थी। वो यहाँ पे ये लोग इंडिया में भेजते थे इंपोर्ट दामों में, और ये इंडिया खा था। लेकिन जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो हम लेके आए HYV सीड्स, है ना, जिसका नाम है हाई ईल्ड वैरायटी सीड, जिसको हम मिराकल सीड्स भी बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। और वीट की हम वैरायटी हमने फिलीपींस से ली IR8, जिसको बाद में कुछ साल बाद हमने इंडिया वैरायटीज भी बना दी। उस इंडिया वैरायटी का नाम था जया, एक का नाम था रत्ना। ये याद रखना, ये राइस की वैरायटीज के नाम है, ठीक है, जो कि हमने IR8 से बनाई हैं, इंडियन नाम, ठीक है। ये चीज़ थी। तो ये मेनली ओवरव्यू है ग्रीन रेवोल्यूशन का। लेकिन जब हम सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं 1970 और 1980 के बीच के दशक की, ठीक है। आपको पता है पहले ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने टारगेट किया था व्हीट एंड राइस को, इसमें हमने बाकी सारी क्रॉप्स को टारगेट किया था, जो रिमेनिंग क्रॉप्स थी, ठीक है, उसको टारगेट किया। और इसका एम था प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, एनहांस प्रोडक्टिविटी, ठीक है, सस्टेनेबल क्रॉप्स ग्रो करना, ठीक है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करना, मतलब कि कौन सी बारिश में कौन सा क्रॉप सूट करेगा वो सब सोच के, ताकि हमारा प्रोडक्शन हमारा जो है अच्छा रहे, जिससे हमें फार्मर्स को बेनिफिट हो, वो करना। तो ये सब क्या है, ये आपका है ऑप्शन नंबर 3, फोकसिंग ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। ये था ऑब्जेक्टिव सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन का, ठीक है। और याद रखना है कि इसमें हमने सिर्फ वीट और राइस पे नहीं ध्यान दिया, बल्कि सारी जो वीट और राइस को छोड़ के जो क्रॉप्स हैं उन पे भी हमने ध्यान दिया। अब आप बोलेंगे कि भाई जब फ़ायदा ही फ़ायदा होता है तो नुकसान क्या हुआ होगा, तो नुकसान भी हुआ भाई, चाहे हम फर्स्ट की बात करें चाहे हम सेकंड की बात करें, दोनों ग्रीन रेवोल्यूशन से नुकसान हुआ। नुकसान क्या हुआ, जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब जैसे क्षेत्र हैं, वहाँ पे जब पानी की कमी है, वहाँ पे हमने मतलब कि टेक्नोलॉजी की मदद से धुआंधार एकदम वो किया, तो उससे क्या हुआ, जो ज़मीन में सॉल्ट की मात्रा बढ़ गई, एल्कनिटी बढ़ गई, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है, यूज़ करने के बाद वाटर लेवल जो था उससे और डाउन हो गया वो, क्योंकि हम ज़मीन से पंप लगा के, जैसे ज़मीन है, ज़मीन में टुल्लू पंप लगा लिया, पानी खींच रहा है, तो पहले लेवल यहाँ था तो बाद में यहाँ हो गया, और नीचे हो गया वाटर लेवल। थर्ड चीज़ क्या है, डिस्पैरिटी बढ़ गई। डिस्पैरिटी का मतलब क्या है, आपको पता है टेक्नोलॉजी जो है उस टाइम पे वही फार्मर ले सकते हैं जो इनके पास पैसा होगा, लेकिन आपको पता है कि हर किसान के पास पैसा नहीं होता। तो जो अमीर किसान था वो और ज़्यादा अमीर हो गया, और जो गरीब किसान था वो बेचारा और गरीब हो गया, और वो अमीर किसान के नीचे काम करने लगा। तो इससे डिस्पैरिटी बढ़ गई फार्मर्स की। तो ये 3 बेसिक डिसएडवांटेज हैं जो कि हमने फेस करे ग्रीन रेवोल्यूशन के रिजल्ट के तौर पे, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इन पे भी क्वेश्चन बना है और इन फ्यूचर भी बन सकता है, तो ये चीज़ याद रखनी है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ संगीता कलानिधि अवॉर्डेड बाय म्यूजिक अकेडमी इन 1947। यंगेस्ट रेसिपिएंट, अब ये उनकी फ़ोटो लगी हुई है, आप अगर पहचान सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 1947 की बात करें तो यंगेस्ट रेसिपिएंट कौन थे जिनको संगीत कलानिधि अवार्ड मिला था म्यूजिक एकेडमी के द्वारा, तो ये हैं हमारे सेमनगुड़ी राधाकृष्ण श्रीनिवास अय्यर। ये इनकी फ़ोटो है, अब तो इनकी काफ़ी एज मतलब हो गई अब, ठीक है। तो ये चीज़ आपको, और ये वोकलिस्ट थे, क्या थे, वोकलिस्ट, याद रखना। दूसरी चीज़, क्या इनको और अवार्ड नहीं मिले, बिल्कुल मिले हैं, तो वो भी याद रखना है क्योंकि वो भी पूछे जा सकते हैं। इनको पद्म विभूषण मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है। इनकी डेथ भी हो चुकी है, ठीक है। अब वो आपको कभी याद नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पद्म भूषण इनको मिला है 1990 में, और 1953 में मिला है संगीत नाटक अकेडमी, और 1969 में मिला है पद्म भूषण। और एक आपने नाम सुना होगा जिनको हम क्वीन ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक बोलते हैं, MS सुब्बलक्ष्मी बोलते हैं, जिनको भारत रत्न 1998 में मिला था, वो इनकी डिसाइपल थी, ठीक है, ये उनकी शिष्य थी MS सुब्बलक्ष्मी। तो इस तरह से रिलेट करेंगे तो आपको और आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है।
याद रखना है, क्या याद रखना है कि ये यंगेस्ट रेसिपिएंट रह चुके हैं जिन संगीत कलानिधि अवार्ड की, जो उनको 1947 में मिला था, और इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड सब कुछ मिल रखा है। अब चलते हैं आगे। इन न्यूलैंड ऑक्टेव प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम एंड डैश वर फाउंड टू बी सेम। तो न्यूलैंड ने ऑक्टेव का सिद्धांत दिया था, आपको पता है कौन से साल दिया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उसमें पूछा गया कि लिथियम की जो प्रॉपर्टी है वो किस एलिमेंट से सेम थी, क्या वो सोडियम है, क्या वो एल्यूमिनियम है, क्या वो मैग्नीशियम है, और क्या वो बेरिलियम। ठीक है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए पूरा वो नक्शा, टाइमलाइन कि मतलब कि कब आया था। अगर हम बात करें स्टार्टिंग से, जैसे मैंने याद कर रखा है, तो मैंने याद कर रखा है कि 1808 में जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी है। क्या दी है? एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, उसके बाद ये क्या बोलते हैं, ऑक्टेव के सिद्धांत से पहले 1817 में डॉबर नायर ने लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया है। लॉ ऑफ ट्राइड बोलता है कि दो एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है उसको अगर एवरेज निकालेंगे तो तीसरे का मिल जाएगा जो उनके बीच में रिसाइड करेगा। ठीक है, ऑक्टेव ने कब दिया है? ऑक्टेव ने दिया है 1865, 66, कहीं कहीं दे रखा है। क्या? लॉ ऑफ ऑक्टेव, सॉरी न्यूलैंड ने दे रखा है। ये क्या है? ये है आपके म्यूजिकल नोट पे बेसिस पे, जैसे कि सारे गामा पाधे निसा होते हैं, है ना। तो ये बोलता है कि जब भी रिपीट होंगे, मतलब इसके बाद हम रिपीट करेंगे वापस, तो ये जो एलिमेंट है उनका जो प्रॉपर्टी है वो सेम होगी। हाइड्रोजन की इस फ्लोरीन के साथ होगी, क्लोरीन के साथ होगी, है ना। ये चीज़ बोलता है। तो आपसे पूछा कि लिथियम की किससे होगी, तो लिथियम की किससे होगी? लिथियम की होगी सोडियम से। दिख रहा है आपको? लिथियम की होगी सोडियम से, पोटेशियम से, कॉपर से। ठीक, तो ये है। और ये वैसे बोला तो दो रे मी फा सो ला ती, ये भी पूछ लेता है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है, म्यूजिकल नोट्स पर बेस है, ये भी पता होना चाहिए। और एक चीज़ और, क्या बोलते हैं, इसके बाद, हाँ इसके बाद भी देख लेते हैं ना, आगे चर्चा भी कर लेते हैं। तो 1865 की हमने बात कर ली, फिर 1869 आता है। उसमें दो लोगों का इंपॉर्टेंट काम है। पहला, मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी थी, जो कि एटॉमिक वेट पे बेस थी। सेकंड, लोथर मेयर ने ग्राफ प्लॉट किया था, किसके बीच में? एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट किया था। ठीक है, उसके बाद बात करें 1896 की, तो 1896 में आपको याद करना है कि मोल का कॉन्सेप्ट दिया गया था, किसके द्वारा? विल्हेम ओस्टवाल्ड के द्वारा, विल्हेम ओस्टवाल्ड के द्वारा। और 1913 में तो आपको पता है हेनरी मॉजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी। हेनरी मॉजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी, जो कि एटॉमिक नंबर पे बेस्ड थी। बाकी सबने अभी तक जितने भी ये किए हैं, सिद्धांत दिए हैं, वो एटॉमिक वेट पे बेस्ड है, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो हेनरी मॉजले की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड थी। और 1913 में ही बोहर मॉडल भी आया था, जो कि बोलता है कि हर शेल में जो एलिमेंट रहेंगे वो रहेंगे 2n², जहाँ पे n जो है शेल का नंबर है, इतने इलेक्ट्रॉन जो है शेल नंबर हर सेल में रिसाइड करेंगे। ये आपका नंबर दे रखा है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये सारी चीज़ें। ओके, आते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिशर इक्वेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिशर इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। तो फिशर ने इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज दी थी, वो कौन सी है? तो आपको याद होनी चाहिए, वो है mv=pt, जिसमें m क्या है, v क्या है, p क्या है, t क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ साथ फिशर ने क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ मनी इल्यूजन भी दिया है। थ्योरी ऑफ मनी इल्यूजन, अब मैं आपको बताऊंगा ये मनी इल्यूजन क्या होता है। ठीक है, नाम से आप समझ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे m का मतलब है मनी सप्लाई, ठीक है। v का मतलब है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, वेलोसिटी मतलब कि कितनी जल्दी जो है पैसा जो है घूम रहा है हाथों में,
मतलब कि मैंने शॉपकीपर को दिया, शॉपकीपर ने क्या बोलते हैं जहाँ से सामान लिया उसको दिया, वहाँ से उसने फैक्ट्री वाले को दिया, कितनी जल्दी घूम रहा है वो चीज़। P से प्राइस और T से ट्रांजैक्शन, कितने ट्रांजैक्शन होंगे। आपको ये चीज़ और पता चाहिए, ये फिशर इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज भी है, साथ साथ ये भी पूछ सकता है कि फिशर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी भी सेम यही है, मतलब इसी को हम बोलते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपसे इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज पूछे या फिर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पूछे, वो दोनों सब हैं ये MV=PT, जो कि फिशर ने दी थी। अब मनी इल्यूजन का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, मनी इल्यूजन का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। मनी इल्यूजन का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि दिख तो रहा है कि जो हमारा इकोनॉमी है उसमें पैसा आ रहा है, ठीक है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वो इन्फ्लेशन की वजह से दिख रहा हो। मतलब कैसे, मान लो ये फैक्ट्री है, आज से कुछ टाइम पहले जो थे क्या बोलते हैं, मान लो कि 100 बिस्कुट बनते थे, ये फैक्ट्री बनाती थी, ठीक है, 5 रुपये के हिसाब से, तो कितने रुपए हो गए इकोनॉमी में, मान लो 500 रुपये जा रहे हैं हमारी इकोनॉमी में। ये है मान लो 1998 की बात है, आज 2025 की बात कर लेते हैं। वही 100 फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री सेम ही है, ठीक है, फैक्ट्री वही है, 100 बिस्कुट भी बना रही है वो, लेकिन आज का प्राइस जो है वो मान लो 10 रुपये, तो इकोनॉमी में कितना दिख रहा है, 100 रुपये लिख दिया मैंने, चलो 100 रुपये मान लो, चलो नहीं 100 रुपये, 10 रुपये मान लो, तो अब इकोनॉमी में कितना आ रहा है, 1000 रुपये आ रहा है। लेकिन लग तो रहा है कि इकोनॉमी में मतलब कि बूस्ट हुआ है कि भाई 500 से डबल हो गया, एकदम से 1000 रुपये आने लगा, लेकिन एक्चुअल में तो नहीं हुआ ना। एक्चुअल में तो क्या है, एक्चुअल में तो प्राइस तो उतना ही प्राइस बढ़ा है ना। प्राइस किसकी वजह से बढ़ा है, इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ा है, समझ रहे हो, बिस्कुट तो उतने प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, समझ रहे हो। तो ये चीज़ आपकी बोलती है थ्योरी ऑफ मनी इल्यूजन, मतलब कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं, समझ रहे हो, हिंदी भाषा में समझाऊँ अगर तो। ओके, आते हैं आगे। विच वेब पोर्टल वॉज लॉन्च बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया था फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन मोबाइल टावर्स एंड EMF एमिशन कंप्लायंस। तो कौन सा वेब पोर्टल है, तो आप देखो थोड़ा समझ सकते हैं, टावर की बात कर रहा है तो तरंग संचार, नाम में ही दिख रहा है, संचार मतलब कि भेजना, ट्रांसफ़र करना, समझ रहे हो। तो ये आपका तरंग संचार है, ठीक है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो क्या था मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। इसका क्या है, हम जो है पिन कोड एंटर करने से इस पोर्टल पर पिन कोड एंटर करने से हमें जो है मोबाइल टावर की जानकारी मिल जाएगी। क्यों, वो जानकारी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सोचा, ठीक है, कि मतलब कि जो पब्लिक कंसर्न है, आपको पता है कि रेडियो एक्टिविटी कितनी बढ़ती जा रही है ना, उसका मेन रीज़न ये टावर्स भी है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग पब्लिक कंसर्न को एड्रेस करने के लिए ये तरंग संचार बनाया गया, ताकि जो है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एमिशन होते हैं टावर के द्वारा, उससे लोग बच सकें, उनको पता चल जाएगा कि टावर कहाँ पे है, ठीक है। तो इसके लिए ये तरंग संचार जो है पोर्टल बनाया गया था, याद रखना है, ठीक है। और आप मेजर रेडिएशन इन योर होम बाय जस्ट डिपॉजिटिंग दी नॉमिनल फी, इसकी मदद से आप जो है अपने घर के आसपास कितना रेडिएशन है वो भी चेक कर सकते हैं इस ऐप, इस पोर्टल के थ्रू, याद रखना है तरंग संचार, ओके, ठीक है। चलते हैं आगे आते हैं 12th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट पास्ड अंडर वॉरेन हेस्टिंग के दौरान कौन सा एक्ट पास हुआ था जिसको हम हाफ फ्लो सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 या फिर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है।
तो हम धीरे धीरे जो है वो टाइमलाइन के हिसाब से बात करते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले तो 1773 की बात कर लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसने गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने थे? वो बने थे वॉरेन हेस्टिंग। ठीक, साथ साथ इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए हेल्प करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई गई जिसमें 4 मेंबर होंगे। ठीक है, और रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में एक सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा भी इस्टेब्लिश किया गया। कब? 1774 में। ठीक है, साथ साथ एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी बनाया गया। ठीक है, मतलब कि हेल्प करने के लिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की हेल्प करने के लिए। वहीं हम बात करें इसके बाद की, तो इसके बाद आया था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, जिसको हम हाफ लोब सिस्टम भी बोलते हैं। यही आपका आंसर है। इसने क्या किया? देखो भैया, इसने जो पावर्स थी, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो पावर्स थी उसको अलग कर दिया। मतलब कि जो कमर्शियल फंक्शंस थे कंपनी के, कमर्शियल फंक्शंस और एक पॉलिटिकल फंक्शन थे। ठीक है, तो कमर्शियल फंक्शन तो जो है ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं, सीओडी, यहाँ लिख लो आप सीओडी, ये संभालेंगे। ठीक है, लेकिन जो पॉलिटिकल फंक्शन है उसके लिए इन्होंने बनाया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये डायरेक्ट जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा। ऐसा हुआ पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के दौरान। ठीक है, बाकी हम बात कर लें अगर चार्टर एक्ट ऑफ 1813 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, उसकी भी बात कर लेते हैं। थोड़ी बात कर लेते हैं क्योंकि बातें हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की बात करते हैं पहले। तो इसमें क्या हुआ? इसमें ट्रेड मोनोपोली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की वो ख़त्म कर दी गई थी, पर कंप्लीटली नहीं। ये जो है ट्रेड कर सकते थे टी में और विथ चाइना, ये 2 ट्रेड अभी भी कंटिन्यू कर सकते थे। सेकंड चीज़ क्या है? क्रिश्चियन मिशनरीज को ये क्या बोलते हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज को ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप भारत में आके अपना रिलीजन प्रोपोगेट करें, फैलाएं। और चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने 1 लाख रुपए की जो 1 लाख रुपए जो हैं वो इंडियन एजुकेशन पे खर्च करने के लिए दिए। ठीक है, साथ साथ जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल स्टैब्लिश हुई थी उसमें एक लॉ मेंबर की भी नियुक्ति की गई। और वही लॉ मेंबर पता है कौन होगा? गेस करो आप, कौन होगा? गेस करो, तब तक मैं आपको आगे बता देता हूँ। हम यहाँ पर हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की। ठीक है, तो वो कौन था लॉ मेंबर? वो था आपका थॉमस मैकुले, जिसने मैकुले मिनट दिया। ठीक है, याद रखना है। 1858 की बात करें तो आपको पता है कि 1857 में जो रिवोल्ट हुआ उसके बाद मतलब कि ये एक्ट आया और इसको क्वीन प्रोक्लेमेशन भी बोला गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का काम जो है वो अब पूरी तरह ख़त्म कर दिया कि भैया अब तुम आ जाओ वापस, तुमने जितना कर लिया, अब हम संभाल लेंगे। साथ साथ जो गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया था उसको चेंज करके बना दिया गया वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और पहला वाइसरॉय कौन बना होगा? कैनिंग। ठीक है, ये याद रखना है। साथ साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी क्रिएट किया गया। ठीक है, ये सब हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, बाकी जब हम 1857 का रिवोल्ट देखेंगे, जब हम या फिर जब पूरी स्टोरी देखेंगे, तब हम इसको अच्छे से हर चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगा। लेकिन अभी जो है आपको पॉइंट टू पॉइंट, फैक्ट टू फैक्ट आपको चीज़ें याद रखनी बहुत ज़रूरी हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो बार बार पूछी आती हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल of Indian Constitution mention that the state shall endeavor to promote cottage industries
ऑन एन इंडिविजुअल एंड कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरियाज। तो कौन सा आर्टिकल ऐसा बोलता है? तो ये आप आर्टिकल याद करो, ये कौन सा है? ये है 43, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की भी बात करता है। इस 40 एक्चुअली क्या है, 43 में 2 सब क्लॉजेज हैं, ए और बी। जो 43 है वो तो लिव इन वेजेस की बात करता है, ठीक है, कि मतलब कि सही भत्ता मिलना चाहिए। लेकिन जो 43A है वो बात करता है यूनियन फॉर्म करने की, कि जो जो मतलब कि वर्कर्स हैं वो यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। साथ साथ जो बी है, ए बी, जो बी है वो बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, ठीक है, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का आपका क्या रोल रहने वाला है। और किससे ऐड किया गया था? ये ऐड किया गया था 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 से, याद रहेगा। अब बाकी के भी आर्टिकल देख लेते हैं, बाकी में क्या है। आर्टिकल 44 में क्या है, 4 ऑफ 4, ये बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ठीक है। 49 बात करता है आपका मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन की, मतलब कि जो फोर्ट हैं, जो भी पिलर्स वगैरह हैं एंशिएंट हैं, उनको प्रोटेक्ट करना आपका कर्तव्य है। और बात करें 42 की, तो 42 बात करता है कंडीशन ऑफ वर्कर्स की, कि उनको भैया काम करने के लिए सही मतलब कि सुविधाएं मिलनी चाहिए। साथ साथ इसमें मैटरनिटी रिलीफ की भी बात की गई है, कि जो औरतें हैं अगर वो काम कर रही हैं, अगर वो प्रेग्नेंट हैं, तो उनको जो है रिलीफ मिलना चाहिए उनको, ठीक है। ये बात करता है आर्टिकल नंबर 42। और पहला स्टेट जो है जिसने ये किया था मैटरनिटी रिलीफ, वो असम था, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। और थोड़े से हम आर्टिकल देख लेते हैं डीपीएसपी के, ठीक है। जैसे कि आप मुझे बता दो 40 में क्या है, आर्टिकल 40 में, 45 में क्या है, 48A में क्या है, और आप मुझे बता दो 51 में क्या है, लास्ट वाले में क्या है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। 40 में क्या है, 40 में आपको पता होना चाहिए, पंचायत की बात करता है, ठीक है। 45 में क्या है, 45 बात करता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए बच्चों को। कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, ये बताएंगे मुझे। 48A में क्या है, इसमें है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है भाई, ग्रीनरी हरियाली हर जगह होनी चाहिए, ठीक है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ये 48A बोलता है। 51 जो है वो बात करता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपको याद होनी चाहिए। ये किससे आया था, 86 अमेंडमेंट 2002 से। क्लियर, इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इनसे क्वेश्चन बनते हैं। आते हैं आगे, फिर से पॉलिटिक्स से क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड फॉर प्रेसिडेंट रूल इन एनी स्टेट। प्रेसिडेंट रूल यानी कि स्टेट इमरजेंसी की बात करता है, तो कौन सा आर्टिकल है? तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 356, जो कि स्टेट इमरजेंसी की बात करता है। और बाकी जो आर्टिकल दे रखे हैं ये किस किस चीज़ के हैं? देखो आर्टिकल 352 तो आपका नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, 360 आपकी बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी की, और 358 अभी हम देख के आए हैं, ये बात करता है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट। इसके तहत आर्टिकल जो है 19 जो है वो सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम थोड़ी सी और डेप्थ में जाएं और हम प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी की बात करें, तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, कि भाई 6 महीने के लिए लगा सकता है, ठीक है। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट जो लोकसभा और राज्यसभा है उसमें से बैठानी पड़ेगी और उसको मतलब कि पास करवाना पड़ेगा, अगर आगे इसको लगाना है तो विथ स्पेशल मेजॉरिटी, विथ इन 1 मंथ पास करवाना पड़ेगा, नहीं तो ये मतलब कि खारिज हो जाएगी, ठीक है ये चीज़। और जो प्रेसिडेंट रूल है ये पहली बार कहाँ लगा था, मैक्सिमम कहाँ लगा है? तो पहली बार लगा था ये पंजाब में। कब की बात कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं 1951 की। 1951 में क्या हुआ था ये आप मुझे बताएंगे। और मैक्सिमम अभी तक मणिपुर में लगा है, कितनी बार? 10 बार। यूपी में कितनी बार लगा है? यूपी में 9 बार लगा है, ठीक है। अगर हम बात करें इनकी, तो बाकी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो हम उसको बार बार नहीं देखेंगे,
है ना। फाइनेंशियल की बात कर चुके हैं 358, आर्टिकल 358 की बात कर चुके हैं, 359 की बात कर चुके हैं। 359 में हम क्या दिखा था कि जो जो बचे हुए आर्टिकल हैं 19 से अलावा वो भी सस्पेंड हो सकते हैं विद द यूज ऑफ आर्टिकल 359। ठीक है, आगे आते हैं। इंडिया होस्टेड द एशियन गेम्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि आज तक इंडिया ने 2 बार एशियन गेम्स होस्ट किए हैं। एक तो सबसे पहली बार हुए कब थे? तो सबसे पहली बार हुए थे 1951 में, फर्स्ट टाइम, वो भी इंडिया ने होस्ट किए थे। और एक बार 1982 में आप इंडिया ने होस्ट किए थे। दोनों बार न्यू दिल्ली में होस्ट हुए हैं। सिर्फ आज तक इंडिया ने 2 बार एशिया गेम्स को होस्ट किया है। फर्स्ट टाइम याद रखना है कि फर्स्ट टाइम जब एशिया गेम्स हुए थे तब भी इंडिया ने ही उनको होस्ट किया था, याद रहेगा। ठीक है, आगे आते हैं। अ डेंस मास ऑफ वाटर ड्रॉप्स ऑन स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स इन द लोअर एटमॉस्फेयर लेयर इज रेफर टू एट। तो डेंस मास ऑफ वाटर ड्रॉप्स ऑन स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं स्मॉग। ये जो नाम है ये आपका स्मोक प्लस फॉग से बना है। स्मोक प्लस फॉग इक्वल्स टू स्मोक। ठीक है, अगर हम मिस्ट की बात करें तो मिस्ट क्या है? जैसे कोहरा होता है ना, वैसा ही होता है, इसको कोहरा टाइप ही होता है ये। ठीक है, ब्लेजर्ड जो है वो आपने देखा होगा टीवी वगैरह में, जो तूफान आता है बर्फ इलाके में, आपको ठंडी ठंडी हवा जो चलती है वो तूफान बन जाती है ना, उसको ब्लेजर्ड बोलते हैं। फ्रॉस्ट क्या होता है? फ्रॉस्ट मतलब कि देखो, ज़्यादा ठंडी पड़ने से आपने देखा होगा पत्ते के ऊपर जो है ना आइस जम जाती है, थिन लेयर ऑफ आइस, उसको आप बोलते हैं फ्रॉस्ट। ठीक है, और कब होता है ये? जब टेम्परेचर जो है डिक्रीज होने लग जाता है तो एक थिन लेयर ऑफ आइस जमा हो जाती है, उस परत को, उस चीज़ को बोलते हैं फ्रॉस्ट। ये आप भी मतलब कि आपने कई बार सर्दियों में महसूस किया होगा, देखा भी होगा, तो वही चीज़ है। ठीक है, अगर हम बात करें बाकी सबकी तो ये देखो, ये मैंने फोटो लगा रखी है, ये आपकी मिस्ट है, ये आपका फॉग है, ये आपका स्मॉग है, और ये आपके हेज है। ठीक है, याद ये रखना है कि स्मॉग जो है ज़्यादातर इंडस्ट्रियल इलाकों में देखने को मिलता है, इंडस्ट्रियल एरियाज, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, इन 1539 बैटल ऑफ चौसा वॉज फॉट बिटवीन हुमायूं एंड डैश। तो 1859 में बैटल ऑफ चौसा हुआ था, किस हुमायूं और किसके बीच में? तो आपको ये तो पता ही होगा भाई, बैटल ऑफ चौसा जो है हुमायूं और किसके बीच में होता है? शेरशाह सूरी के बीच में होता है, जिसने शेरशाह सूरी ने हुमायूं को एकदम धोबी पछाड़ की तरह मार मार के भगा दिया था। नहीं माना ये 1859 में, 1850 फिर 1540 में वापस आ गया, फिर लड़ाई हुई बैटल ऑफ कन्नौज में। ठीक है, शेरशाह सूरी जिसका ओरिजिनल नाम क्या था वो आप मुझे बताएंगे, जो हम बिलीग्राम बोलते हैं, इसमें भी फिर मतलब कि क्या बोलते हैं, हुमायूं को एकदम दौड़ा दौड़ा के भगाया, दौड़ा दौड़ा के एकदम भगा डाला उसको। और ये क्या बोलते हैं, मतलब कि इतने बुरी तरह हराया उसको कि ये भागा, ये भाग के गया ईरान। कौन गया? हुमायूं। और इसने शरण ली सफ़ाविद डायनेस्टी में। ये पूछा जाता है कि कहाँ शरण ली थी, तो सफ़ाविद डायनेस्टी ने इसको शरण दी। और उस टाइम पीरियड के लिए क्या बोलते हैं, इंडिया पे शेरशाह सूरी या फिर आप कह लो क्या बोलते हैं सूरी डायनेस्टी का रूल रहा। कब से कब तक की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ 1540 से, सूरी मतलब कि 1540 से आप मान लो 55 तक सूरी डायनेस्टी का यहाँ पे रूल रहा, मुगलों की इसने पुंगी बिठा दी। ठीक है, अब शेरशाह सूरी का मैं बता देता हूँ आपको, रियल नेम था क्या? इसका नाम था फरीद खान, इसका ओरिजिनल नाम। ठीक है, इनके पिताजी का नाम भी पूछता है, पिताजी का नाम आपको क्या होना चाहिए, फादर का नाम क्या था? फादर का नाम था इनका हसन खान, हसन खान। और शेरशाह सूरी का जो एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने देखा था कि शेरशाह सूरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसने कॉपी किया था, मतलब कि किसने, मतलब कि उससे प्रेरित होकर वो अपने डायनेस्टी में लेके आया था, तो वो अकबर था, मुगल का राजा था अकबर, उसने शेरशाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेशन कॉपी किया था, ये याद रखना है। ठीक है,
शेरशाह सूरी की बात करें तो 1540 में उसने बैटल ऑफ कन्नौज लड़ा, फिर 1542 में एक बैटल लड़ा, 1543 में भी बैटल लड़ा, 1544 में भी बैटल लड़ा, 1545 में बैटल लड़ा और उसी दौरान उसकी मौत हो गई। तो 1542 में मालवा और रणथंबोर उसने कब्जा किया, मतलब विजय हासिल करी रणथंबोर, ठीक है। 1543 में रेजिन वहाँ पे जीता वो, यहाँ चित्तौड़ 44 में, और 1545 में कलिंजर के फोर्ट पे चढ़ाई करने की कोशिश करी, लेकिन क्या हुआ मतलब कि किसी इसके जो सहपाठी बोल लो या फिर मतलब कि जो साथ के थे उन्होंने मतलब बम फेंका दीवार उड़ाने के लिए, लेकिन कलिंजर की दीवार इतनी लंबी थी, इतनी ऊंची थी कि वो बम आके सीधा मतलब टकरा के सीधा इसके पैर के नीचे आ गया, वहीं फट गया और फिर इसकी हो जाती है मौत। और मौत हो जाती है तो इसकी कब्र जो है वो कहाँ पे है, मतलब कि बनाई गई वापस, तो वो सवाल पूछता है, इसका भी जवाब दे देंगे। उसके बाद थोड़ी सी हम और बात कर लेते हैं शेरशाह सूरी की। तो ये जो है ये कॉइन लेके आए किस नाम से, रुपया, ठीक है। साथ साथ इन्होंने जीटी रोड बनवाया, जीटी रोड जो कि भारत का सबसे लॉन्गेस्ट है, भारत का नहीं है सॉरी, सबसे लॉन्गेस्ट रोड है, मतलब पंजाब में भी है ये। और वहाँ पे जैसे ये रोड है तो यहाँ पे रुकने की इन्होंने जगह बनाई कि यहाँ पे मतलब कोई भी जो ट्रैवलर है रुक सके, उसको बोलते हैं सराई, तो इन्होंने सराई भी बनवाए, ठीक है। इन्होंने पुराना किला जो न्यू दिल्ली में है वो भी बनवाया। एक मॉस्क मस्जिद बनाया जिसका नाम था किला ही कुहना, ये मॉस्क का नाम है, ये भी शेरशाह सूरी ने बनवाया। साथ साथ इन्होंने पीजेंट के लिए भी दो काम किए, इन्होंने दो राइट्स लेके आए, एक का नाम है पट्टा, एक का नाम है कबूलियत। अब मैं ये इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, बस नाम याद कर लीजिए, अगर पूछा गया तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं पूछा गया तो कोई बात नहीं। और कब्र कहाँ पे है, कब्र है इसकी सासाराम बिहार में, ठीक है। उसके बाद जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनके बेटे आते हैं, बेटे का नाम क्या था, सिकंदर शाह सूरी। और सिकंदर शाह सूरी वो भी कुछ टाइम तक रूल करता है। फिर जब हुमायूं को पता लगता है कि भैया अब तो इसका बेटा है जो कि इतना मतलब पावरफुल नहीं है, तो हुमायूं वापस इंडिया आता है और 1555 में एक बैटल होती है, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा होती है और यहाँ पे हुमायूं है जीत जाता है, मतलब बेटे से, उसके शेरशाह सूरी के बेटे से सिकंदर सूरी से जीत जाता है। और यहाँ से फिर सूरी डायनेस्टी जो है वो यहाँ से उसका अंत हो जाता है और हुमायूं फाइनली फिर रूल करता है। पर आपको पता है एक ही साल रूल कर पाता है बेचारा, पता नहीं क्यों लाइब्रेरी जाता है, कौन सी बुक पढ़ना चाह रहा है, कौन सी मतलब कि समझ रहे हो ना, कौन सी बुक इसको पढ़नी थी, है ना, उसकी खुशी में चढ़ता है ये और सीढ़ी से गिर के इसकी मौत हो जाती है, ठीक है। तो ये थी छोटी मोटी स्टोरी, ठीक है। चलते हैं आगे। सरदना क्रिश्चियन फेयर इस हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो सरदना क्रिश्चियन फेयर जो है, मेला जो है वो कहाँ लगता है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश का मेला है, याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही कुछ और कुछ मेले हैं, जैसे सोनपुर का मेला जो है वो जानवरों के लिए होता है, ठीक है। कहाँ का मेला है, पुष्कर का मेला कहाँ लगता है, और सूरजकुंड मेला जो है ये आपका कहाँ लगता है। तो सोनपुर जानवरों का जो मेला है वो बिहार का है, पुष्कर जो है वो आपका राजस्थान का है, और सूरजकुंड जो है वो आपका हरियाणा का है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा ना तो बस समझ जाओ आप। आगे चलते हैं। अली अकबर खान, ये मैंने फ़ोटो लगा रखी है अली अकबर खान सर की, ठीक है। और आपको दिख रहा होगा ये सरोद है, ये सरोद वादक थे। कौन थे ये, सरोद वादक। इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग घराना, तो ये कौन से घराने से बिलोंग करते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये बिलोंग करते हैं मैयर घराने से, पहला ऑप्शन। इस घराने के फाउंडर कौन थे, ठीक है। और इसके कुछ नाम बता दीजिए जो इस घराने में ऑलरेडी बिलोंग करते हैं, ठीक है, ताकि मतलब कि आसानी हो जाए, दिक्कत ना हो। तो इसके फाउंडर हैं अलाउद्दीन खान। अगर हम और भी कंपोनेंट की बात करें तो रविशंकर मैया घराने से बिलोंग करते हैं, सितार वादक हैं। अन्नपूर्णा देवी, निखिल बैनर्जी, ठीक है।
हरि प्रसाद चौरसिया जो कि फ्लूट बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, चौरसिया। पन्नालाल घोष, पन्नालाल घोष, विजी जोग। ये कुछ कंपोनेंट हैं जो कि मैयर घराने से बिलोंग करते हैं। ठीक है, बाकी हम सारे एक एक करके सारे घराने भी देख लेते हैं, क्यों हम इसको छोड़ें, यहाँ तक आए हैं तो। एक बार किराना घराने की बात कर लेता हूँ, मैं यहीं पे कर लेता हूँ। ठीक है, इसके फाउंडर हैं, फाउंडर में हमको दो नाम याद रखने हैं, एक अब्दुल करीम खान, अब्दुल करीम खान, और दूसरा अब्दुल वाहिद खान। ये दोनों इसके फाउंडर थे इस घराने के। और अगर हम बात करें कंपोनेंट की, और जो मतलब कि इस घराने से संबंधित हैं, वो हैं हमारे हो जाएंगे भीमसेन जोशी। ठीक है, सवाई गंधर्व, सवाई गंधर्व, और गंगूबाई हंगल, प्रभा आत्रे, मानिक वर्मा, मानिक वर्मा। ठीक है, छन्नूलाल मिश्रा, जिनकी अभी भी रिसेंट में शायद मेरे ख्याल से डेथ हुई है ना, शायद छन्नूलाल मिश्रा की। मुझे याद नहीं है, एक बार आप चेक कर लेंगे। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, अगर इनकी डेथ हुई है रिसेंट में तो इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना है। कौन कौन से अवार्ड मिले ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बच गए दो घराने, उनकी बात कर लेते हैं। पहले ग्वालियर घराने की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ग्वालियर घराना आपका सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट, याद रखना है। इसके फाउंडर जो हैं वो 4 हैं। ठीक है, सबका थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि हस्सू खान, हस्सू खान, हद्दू खान, नत्थू खान, नत्थू खान, और नथन पीर बख्श, नथन पीर बख्श। ठीक है, और हम बात करें अगर इसके कंपोनेंट की, तो जैसे राजा भैया पूंछ वाले, पूंछ वाले, पूंछ नहीं है पूंछ है, ये पूंछ वाले। ठीक है, पूंछ वाले जगह का नाम है ये। और कृष्णा राव शंकर, कृष्णा राव शंकर आपकी ग्वालियर घराने से बिलोंग करते हैं। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, इनके बारे में क्वेश्चन बन चुका है, आपने देखा था। ठीक है, ओमकार नाथ ठाकुर। और वीणा सहस्त्रबुद्धे, विष्णु दिगंबर पलुष्कर, विष्णु दिगंबर पलुष्कर। ठीक है, आप कुछ भी प्रोनाउंस कर लो भाई, आपको पता होना चाहिए बस। बड़े मोहम्मद खान भी यहीं के हैं, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, बड़े मोहम्मद खान। और एक और जो नाम था अभी रिसेंट में पूछा गया था, क्या नाम था उसका, अच्छा हाँ, ये क्या नाम नाम आया फिर से वो निकल गया, क्या नाम था, अच्छा पंडित नारायण राव बोदास, पंडित नारायण राव बोदास, याद रखना, ये भी ग्वालियर घराने के। बात कर ले आगरा घराने की, तो फाउंडर आपको याद रखना है, फाउंडर कौन है, वो है गग्गे खुदा बख्श, गग्गे खुदा बख्श। और इनके आप दो कंपोनेंट याद कर लीजिए, दो कंपोनेंट जो हैं वो इनके बारे में क्वेश्चन बनता है, एक है सुजन सिंह और एक है हाजी सुजन सिंह, हाजी सुजन सिंह। ये दोनों जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं, आगरा घराने से। इनके अलावा जो है क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, चलते हैं आगे। 20th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट क्रिएटेड रीजनल डिस्पैरिटी बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल फार्मर्स इन इंडिया। अभी हमने ये बात करी, किसकी बात कर रहे हैं हम, ये ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, खटाखट आंसर। और रेवोल्यूशन की बात करें तो मैंने चार्ट लगा रखा है, जो ब्लैक रेवोल्यूशन है वो संबंधित है पेट्रोलियम प्रोडक्शन से, ब्लू रेवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन से, और इसके फादर कौन है, फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन किसको बोला जाता है, ब्राउन जो है लेदर से है, गोल्डन जो है गोल्डन फाइबर, गोल्डन नहीं गोल्डन फाइबर की बात करें तो जूट प्रोडक्शन से, गोल्डन रेवोल्यूशन जो है वो हॉर्टिकल्चर से, हनी से है, ग्रीन रेवोल्यूशन अभी आपने देख चुका है, ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर से है, पिंक रेवोल्यूशन जो है हम बात करें तो ऑनियन और प्रॉन, ये प्रॉन मतलब वो जो केकड़ा नहीं होता है, ऐसा केकड़ा होता है, इसके ऐसे हाथ पर निकले होते हैं। ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। रेड रेवोल्यूशन जो है मीट से और टमाटो से, और क्या बोलते हैं, एवरग्रीन जो है वो एग्रीकल्चर से, ओवरऑल एग्रीकल्चर से,
और राउंड तो आपको पता है पोटैटो, सिल्वर भी पता है, सिल्वर फाइबर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सिल्वर फाइबर की बात करें तो कॉटन, सिल्वर की बात करेंगे तो एग एंड पोल्ट्री, ठीक है। वाइट रेवोल्यूशन डेयरी और मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए, इसके लिए हमने ऑपरेशन फ्लड जो है वो इसी से रिलेटेड है, याद रखना, किससे, मिल्क से। और हम येलो की बात करें तो येलो है ऑयल सीड से, और इसके फादर किसको बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें ब्लू रेवोल्यूशन की, तो ब्लू रेवोल्यूशन के फादर को हम किस नाम जानते हैं, वो है हीरालाल चौधरी। हीरालाल चौधरी को हम फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन बोलते हैं। वहीं हम बात करें येलो रेवोल्यूशन की, तो उनको बोलते हैं सैम पित्रोड़ा। सैम पित्रोड़ा जो है वो फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन है, ठीक है। आते हैं आगे। एल्ला कर्दी डांस ऑफ केरला इज परफॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स, ठीक है। तो ये हमारा एल्ला कर्दी डांस है, देख लीजिए आप, ये वुमेन जो है येलो साड़ी में है और ये मोर का पंख है, ठीक है। ये डांस परफॉर्म कर रही है, इसको बोलते हैं एल्ला कर्दी डांस। कहाँ का है, केरला का है, ठीक है। तो ये परफॉर्म करती है, ये कौन सी ट्राइब है, ये है इलूरा ट्राइब, ठीक है। जो अदियन ट्राइब है और जो मविलन ट्राइब है, ये भी केरला की ही है, ठीक है। लेकिन ये कोई वैसी मतलब डांस वगैरह परफॉर्म नहीं करती, इसलिए, और ना ही ये कुरुरुम्बा जो है ये तमिलनाडु की है, ना ही ये कोई डांस वगैरह परफॉर्म करती है। तो इतना कुछ वो नहीं है, मतलब कि बस आपको याद रखना कि एल्ला कर्दी डांस जो है वो रूरल ट्राइब परफॉर्म करती है। अगर हम केरला की बात करें तो केरला के और डांसेस भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि थैयम, क्या है, थैयम, और तिरा विरकली, तिरा वीरकली है, ये वरकली है, ऐसी कुछ नाम है, ठीक है। चक्यार कूतू, चक्यार कूतू, ये तो पूछा गया नाम है, कूतू, ठीक है। और थप्पू कल्ली, पदियानी, पदियानी जो है लोकल डांस है जो माँ भद्रकाली से है। अब माँ भद्रकाली याद है, वो कौन सी है, हाउसफुल मूवी है ना, और जिसमें चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती बोलता है माँ भद्रकाली की कसम, माँ अक्षय कुमार बोलता है माँ भद्रकाली की कसम। तो माँ भद्रकाली जो है वो पदियानी डांस से एसोसिएटेड है, याद रखना। और कालियाट्टम, ये भी पता होना चाहिए। ये सब कहाँ के हैं, केरला के, ठीक है। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट से जो है वो कौन सा एसोसिएटेड है, मतलब कौन सा डायग्राम है, तो आपको दिख रहा होगा क्लोरोप्लास्ट कौन सा है, ये वाला, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये तो आपकी स्किन है, ये तो मेम्ब्रेन वगैरह दिख रही है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट किसका पास्ट है, किसका पार्ट है, वो बात कर लेते हैं हम। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लास्टिड के अंदर आता है, किसके अंदर आता है, प्लास्टिड के अंदर। प्लास्टिड जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी खास बात क्या है कि इनके पास खुद का ओन डीएनए और राइबोसोम होते हैं। सिर्फ दो ऐसे क्या बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलिज हैं जिनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। एक तो प्लास्टिड है, दूसरा कौन सा होता है वो आप मुझे बताएंगे। और प्लास्टिड जो है वो 3 पार्ट में होता है या फिर 3 तरह का होता है, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसको हम बोलते हैं ऐसे याद कर लो, ऐसे इधर बोल देते हैं, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये वाला हटा देता हूँ, ठीक है। तो पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल, जो कि हेल्प करते हैं फूड सिंथेसिस में, किसमें, फूड सिंथेसिस में। क्रोमोप्लास्ट नाम से पता चला, क्रोमो क्या, कलर, तो ये कलर प्रोवाइड करते हैं, पत्ते हरे रंग के होंगे, ये सब, ये कौन दिखता है, क्रोमोप्लास्ट दिखता है। ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ये स्टोरेज करता है। अब ये भी फर्दर डिवाइडेड है तीन कैटेगरीज में, ठीक है। तो एक को बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट, ठीक है, एल्यूरोप्लास्ट और इलाईप्लास्ट, ठीक है। आगे आप नाम लिख लेना, ठीक है। अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, ये स्टोर करता है स्टार्च को। स्टार्च के स्टोरेज का काम क्या है, अमाइलो का है। एल्यूरो का प्रोटीन स्टोरेज का काम है। अब बच गया फैट एंड ऑयल का काम जो है वो एलआईयू करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए।
अगर हाँ थोड़ा सा मैं अगर कलर की बात करें तो मैं एकदम से मुझे याद आ गया, देखो जो टमाटो का रेड कलर है वो कौन देता है, और कैरेट का जो कैरेटिस कलर है, कैरेट का जो हल्का सा ऑरेंज टाइप का कलर है, वो कौन देता है, किसकी वजह से आता है, तो इसको बोलते हैं लाइकोपीन। लाइकोपीन की वो सब्सटेंस है जिसकी वजह से टमाटो का रेड कलर आता है। सेम चीज़ कैरेट, कैरेट का जो कलर आता है वो आता है कैरोटोनाइड से, कैरोटोनाइड, ठीक है। आई डोंट नो मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, लेकिन आप याद कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ जैसे मतलब हरा कलर जो है वो क्लोरोफिल से आता है, हमारे ब्लड का जो रेड कलर है वो हीमोग्लोबिन आयरन से आता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे, 23rd पे आते हैं। Which of who among the following generally used to head the provincial administration under the Mauryas? तो कौन था, मौर्यस की हम बात कर रहे हैं, जो कि हेड था प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का। दंडपाल, दंडपाल नाम से समझ रहे हैं, जो दंड देगा, जो सजा देगा। कुमार, समहर्ता या प्रशस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा समहर्ता, ठीक है। अब ये सॉरी कुमार आंसर हो जाएगा। समहर्ता कौन था, देखो मुगल में कुछ ऑफिसर अपॉइंट थे इनके एडमिनिस्ट्रेशन में, और उन ऑफिसर का कुछ नाम था, उन ऑफिसर का कुछ काम था। जैसे कि थे, जैसे कि एक समहर्ता था, समहर्ता होता था, एक होता था सानिधाता, एक होता था गोपा या गोप, एक होता था नगर का, ठीक है, एक होता था सीता अध्यक्ष, अध्यक्ष, ठीक है, और समस्त अध्यक्ष, समस्त अध्यक्ष, ठीक है। नव अध्यक्ष या नाव अध्यक्ष, जैसा भी आप बोल लो, मैंने तो नाम से याद कर रखा है, ठीक है। और एक शुल्क अध्यक्ष, ठीक है। ये ऑफिसर के नाम है, इनका इनका फंक्शन क्या थे। समहर्ता का क्या फंक्शन था, समहर्ता रेवेन्यू का कलेक्टर जनरल था, जो कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू होता है उसको नाम दे रखा था समहर्ता, ठीक है। अगर हम सानिधाता की बात करें तो सानिधाता होता था चीफ ट्रेजरी ऑफिसर, जो खजाने, जो मतलब खजाना होता था उसकी देखभाल जो करता है ऑफिसर जो है। गोपा जो है हमारा अकाउंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। और नगर का आप नाम दिख रहे हैं, नगर मतलब कि सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर था वो उसका नाम था नगर का एडमिनिस्ट्रेशन। सीता अध्यक्ष वो जो एग्रीकल्चर संभालता था, ठीक है। समस्त अध्यक्ष, समस्त से मतलब रिलेट कर लो मार्केट जो संभालेगा। नाव अध्यक्ष जो नेवी, जो नाव संभालेगा, जो बोट संभालेगा, शिप संभालेगा। शुल्क अध्यक्ष जो टोल टैक्स संभालेगा, ठीक है। ये इनके काम थे, ये इनके नाम थे। और अगर हम मौर्यस की बात करें तो मौर्यस के टाइम में आपको पता होना चाहिए टैक्स कितने तरह के थे। और यहाँ पर दंड नायिका की, दंडपाल की बात की गई है तो हम एक बार कोड भी देख लेंगे। तो अगर हम टैक्स की बात करें तो मौर्यस के टाइम पे टैक्स के नाम थे भाग, भाग था, बल्ली था, और भोग था, और दो टैक्स और थे, क्या नाम था उसका, सेना भक्तम, सेना भक्तम, और एक और था, एक और नाम मुझे याद नहीं आ रहा। भाग की बात करें तो भाग जब 1/4 ऑफ प्रोड्यूस, या कहीं कहीं 1/6 भी बता रखा है, ठीक है। और बाली की बात करें तो जो किंग को ऑफरिंग दी जाती थी, फल फ्रूट वगैरह जो किंग को भेजे जाते थे कि भाई उनकी खुशहाली के लिए हम भेज रहे हैं, वो उसको बलि बोलते हैं। और भोग की बात करें तो ये एग्रीकल्चर टैक्स होता था। और सेना भक्तम की बात करें तो ये इसका मतलब था कि अगर किसी गांव में सेना जा रही है, ठीक है, किसी गांव में सेना जा रही है तो उसके खाने पीने की जिम्मेदारी जो है उस गांव की है, रहने रहने की सारी सुविधाएं जो है उस गांव की हैं, तो ये सेना भक्तम था। अच्छा हाँ, याद आ गया, वाटर टैक्स था, उसका नाम था उदर्क भाग, उदर्क, उदर्क भाग, ये वाटर टैक्स था जो पानी के ऊपर टैक्स दिया जाता था। वहीं हम अगर कोर्ट की बात करें तो कोर्ट मौर्यस के टाइम पर दो पार्ट्स में विभाजित थे। एक होते थे सिविल मैटर्स के लिए और एक होते थे क्रिमिनल के लिए। जो क्रिमिनल कोर्ट होते थे उनको बोलते थे कंठ शोधन, कंठ शोधन न्यायालय, कंठ, कंठ शोधन न्यायालय,
ठीक है। और जो सिविल कोर्ट्स होते थे उनको बोलते थे धर्म स्थीय न्यायालय। और इनके लिए भी ऑफिसर होते थे। जो धर्म न्यायालय संभालेगा उसको बोलते थे व्यवहारिका। और जो कंठ शोधन न्यायालय संभालेगा उसको बोलते थे प्रदेश था या ऐसे कुछ नहीं, प्रदेश था, याद कर लो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बताना चाहिए रिलेटेड टू मौर्यास। और क्या आपको पता है कि जो मौर्य नाम है वो मोर से पड़ा है, मोर मौर्य, उसकी भी अलग स्टोरी है। कई मतलब कौन कौन सी बुक्स में, जो एशियन बुक हैं उसमें कैसे कैसे दे रखा है, फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी, जिनकी फ़ोटो लगा रखी है मैंने। अच्छा वैसे नाम, अब तो मैंने फ़ोटो लगा दी तो सब कुछ बता ही दिया कहाँ किससे एसोसिएटेड है, चेस से एसोसिएटेड है। ठीक है, अगर फ़ोटो नहीं लगा था तो बात दूसरी थी, लेकिन याद कर लो। ठीक है, और ठीक है, और कितने इसमें जो चेस है उसमें कितने का बोर्ड होता है, तो आपको पता होना चाहिए 8x8 का होता है। 8 इधर 8 इधर, 8 डब्बे इधर होते हैं, 8 डब्बे इधर होते हैं, ऐसे ऐसे कर लो। ठीक है, 8 डब्बे होते हैं। ठीक है, मतलब 64 खाने होते हैं, 64 खाने होते हैं, खाने यानी कि ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, जिसमें 16 जो है 16 वाइट होंगे, 16 ब्लैक होंगे। ठीक है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं, फिर भी बता दिया। आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे फाइनली। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन कंपोनेंट इन मिल्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन कंपोनेंट इन मिल्क की बात हो रही है, बोथ क्वांटिटेटिवली एंड न्यूट्रिशनली, दैट काउंट्स फॉर 80% ऑफ द टोटल प्रोटीन इन द बोविन मिल्क। देखो मिल्क में तो बहुत सारे प्रोटीन कंपोनेंट होते हैं, लेकिन इसमें बोला गया कि जो 80% घेर रहा है वो कौन सा प्रोटीन है, तो आपको नहीं पता होगा तो वो है केसिन। ठीक है, अगर हम बात करें बाकी सबकी, एक्टिन क्या है, ये एल्बुमिन क्या है और पेप्सिन क्या है, तो एक्टिन क्या है, देखो एक्टिन जो प्रोटीन है ये मसल कॉन्ट्रैक्शन और सेलुलर मूवमेंट के लिए एसेंशियल होता है। किसके लिए? मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए और सेलुलर मूवमेंट के लिए। ठीक, याद रहेगा। एल्बुमिन की बात करें तो ये भी ये जो प्रोटीन है ये किस में पाया जाता है, ये ब्लड में प्लाज्मा जो होता है उसमें पाया जाता है। ठीक है, अगर हम वैसे बात करें तो ये एग वाइट्स जो हैं, मिल्क जो हैं, मिल्क में भी होता है, लेकिन वही है ना, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो 80% कवर कर रहा है। एग वाइट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और मिल्क। पेप्सिन की अगर बात करें तो पेप्सिन आपका एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। ठीक है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है प्रोटीन को ब्रेक करना पेप्टाइड्स में, प्रोटीन को ब्रेक करना पेप्टाइड्स में। ठीक, ठीक है, तो बस इतना ही। अच्छा एक चीज़ और बता दो, अगर किसी को प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और होता क्या है, अगर प्रोटीन मतलब अगर बॉडी में प्रोटीन कमी है तो फिर मतलब क्या ही हो जाएगा, ये है। तो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन से आपको पता होना चाहिए कि एक तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ, आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, बूने रह जाओगे आप, और डिसकलर्ड हेयर, कलर जो है अपना मतलब कि ब्लैक नहीं रह जाएंगे आपके। तो इस बीमारी को क्या बोलते हैं? इस बीमारी को बोलते हैं क्वाशियोरकर। ठीक है, याद रखना। ठीक, तो यहीं पे आज का हमारा जो सेशन है वो ख़त्म होता है। आशा है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा, स्टोरीज़ भी जो मैंने बताई हैं वो भी, और आपके लिए सेशन जो है वो फ्रूटफुल रहा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी एनर्जी के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए राधे राधे सभी को।